एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए आज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस लूसेंट की। तो अगर आप देखेंगे तो पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1498 में इस्टेब्लिश होती है कोचिन में। उसका हेडक्वार्टर होता है 1510 से 1530 तक और गोवा में 1530 से 1961 तक। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में वेस्ट कोस्ट पे होती है। वो किधर साइड में, सूरत में 1608 से 87 तक। बॉम्बे में 87 से रहती है। ईस्ट कोस्ट पे कोरोमंडल से मसूलीपट्टनम 1611 से 41 तक। मद्रास में 1641 से। बंगाल जो था वो अंडर मद्रास रहा था अप टू 1700 तक। और फिर कलकत्ता 1700 से उसके अंडर रहा था, मतलब कलकत्ता के अंडर में। और फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1602 में। ईस्ट कोस्ट कहाँ कहाँ होता है उसका, ईस्ट कोस्ट पे कहाँ कहाँ बेस, कोरोमंडल पुलिकत पे लगभग 1690 तक, नेगापट्टनम पे 1690 से, बंगाल के हुगली पर 1655 से, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे 1616 से लेकर 1616 से इस्टेब्लिश होता है। सेरमपुर बंगाल में रहता है 1676 से 1845 तक। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है 1664 में। सूरत 1668 से 1673 तक। पौंडीचेरी 1673 से 1954 तक। ओके। डेनिस कंपनी को फोर्स करा जाता है कि वो अपने सारे सेटलमेंट को दे दे, किसको सेल कर दे, ब्रिटिशर्स को 1845 में। फिर उसको वो सारे सेल करने पड़ते हैं। पुर्तगीज़ जो हैं अगर देखेंगे तो जो केप रूट था वो डिस्कवर करा गया था कहाँ से, यूरोप से। केप रूट जो था वो डिस्कवर करा गया था यूरोप से इंडिया तक वास्को डी गामा के द्वारा। वो कैलिकट वाले पोर्ट पर रीच करता है 17 में 1498 को। ऑन रिसीव करा जाता है हिंदू रूलर जो थे कैलिकट के, जिनको जामोरिन का टाइटल था। और फिर यहीं से ही इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है ट्रेडिंग स्टेशंस का कैलिकट, कोचिन एंड कैनोर में। ठीक। जो कोचिन जो था वो अर्ली कैपिटल था पोर्तुगीज़ का इंडिया में। बाद में वो गोवा बन जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि फर्स्ट गवर्नर थे पुर्तगीज़ के, अल्मेडा जो कि 1505 से 1509 तक थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ओके। एक अल्फोंसो डी अल्बुकर जो थे वो सेकंड गवर्नर थे पुर्तगीज़ के। अल्बुकर जो थे 1509 से 1515 तक इंट्रोड्यूस करते हैं इस बीच में द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, क्योंकि ये लगभग 6-7 साल रहते हैं। और वो कैप्चर करते हैं गोवा को रूलर ऑफ बीजापुर से 1510 में। नीनो डे कुना जो कि 1529 से 1538 के बीच में रहते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं अपनी कैपिटल को कोचिन से गोवा 1530 एंड एक्वायर करते हैं ड्यू एंड बेसिन को 1534 में बहादुर शाह से गुजरात के। ठीक। मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा 1542 से 45 तक रहते हैं। और जो फेमस जीसस संत थे फ्रांसिस्को जेवियर, वो अराइव होते हैं इंडिया में उसके साथ। और जो पुर्तगीज़ पावर थी वो विटनेस करते हैं एक डिक्लाइन 16 सेंचुरी के आसपास तक, और वो हुगली को लॉस कर देते हैं 1631 में। और आफ्टर उसके बाद वो मतलब चलाया जाता है कासिम खां के द्वारा, एक मुग़ल नोबल जो कि शाहजहाँ के थे। 1661 में जो किंग थे पुर्तगाल के, वो बॉम्बे को दे देते हैं चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड के एज अ डोरी में, जिस टाइम पे वो शादी करते हैं उनके सिस्टर वगैरह से। और जो मराठा जो है वो कैप्चर कर लेते हैं सालसेट को एंड बेसिन को 1739 में। इन द एंड उनके पास सिर्फ गोवा, दमन एंड दीव रह जाते हैं, और वो भी 1961 तक, यानी कि लास्ट तक इनके पास रहता है भारत को आज़ाद होने के बाद भी। डच जो थे फिर आते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं कंपनी का मार्च 1602 में। एक चार्टर के द्वारा करा जाता है डच पार्लियामेंट की। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फॉर्म होती है, उनको पावर्स होती हैं टू मेक वॉर्स, कॉन्क्लूड ट्रीटीज़ वगैरह, ये सारी वो चीज़ें कर सकते हैं। एक्वायर कर सकती हैं टेरिटरीज़ को, बिल्ड कर सकते हैं फोर्ट्रेसेस। डच जो है वो सेटअप करते हैं फैक्ट्रीज़ का मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610, सूरत 1616 में, भीमलीपट्टम में 1641 में, कराईकल में 1645, चिंसुरा में 1653, कासिम बाजार और बारंगौर, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम 1658 में, कोचिन में 1663 में। जो डच थे वो रिप्लेस कर देते पुर्तगीज़ को एज द डोमिनेंट पावर। यूरोपियन ट्रेड जो करते हैं ईस्ट इंडिया विद द ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया। पुलिकत जो है वो मेन सेंटर बन जाता है भारत में 1690 तक, और आफ्टर विच जो कि नेगपट्टनम जो उसको रिप्लेस कर देते, बाद में नेगपट्टनम बन। जो डच थे वो कंसीड करते हैं इंग्लिश को
जब उनकी डिफीट हो जाती है कब, बैटल ऑफ बेदारा में 1759 के अंडर में। ठीक। फिर जो इंग्लिश मैन है बेसिकली लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इस्टेब्लिश करते हैं अपने ट्रेड भारत में, मतलब जस्ट लाइक बिफोर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश ट्रेड, यानी कि उस कंपनी से पहले अपना ट्रेड स्टार्ट कर देते भारत में। जस्ट लाइक जैसे जॉन मिडन हॉल एक मर्चेंट एडवेंचरर थे, वो फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो कि अराइव करते भारत में 1599 में एक लैंड रूट के थ्रू। और इनका पर्पस होता है ट्रेड का इंडियन मर्चेंट के साथ। जो गवर्नर और जो कंपनी है मर्चेंट्स की लंदन की, वो ट्रेड करती है ईस्ट इंडीज़ के साथ, और उनको ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जो कि फॉर्म होती है 1600 में जाके। ओके। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस हैं जो अराइव करते हैं जहांगीर के कोर्ट में 1609 में, और वो परमिशन लेते हैं फैक्ट्री ओपन करने की सूरत में। एक फरमान इशू करा जाता है जहांगीर के द्वारा जो कि परमिट कर देता है इंग्लिश को कि वो बिल्ड कर सकते हैं फैक्ट्री सूरत में 1613 में। और फिर आते हैं सर थॉमस रो जो कि भारत आते हैं एक एम्बेसडर के रूप में। एम्बेसडर जो कि किसके होते हैं, जेम्स फर्स्ट के, और वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं 1615 में और ऑब्टेन करते हैं परमिशन ट्रेड करने की, और फैक्ट्रीज़ को इरेक्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट में एम्पायर के। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह एक्वायर करती है किसको, बॉम्बे को चार्ल्स सेकंड से लीज पर। किससे, गेराल्ड ओंगेजियर जो थे वो फर्स्ट गवर्नर होते हैं फिर 1669 से 1677 तक। यानी कुल मिला के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे को क्या कर लेती है, लीज पर ले लेती है चार्ल्स सेकंड से। 1690 में जो जॉब चार्नोक थे वो इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्री सूता नदी पे, और जो ज़मींदारी है इन तीन विलेजेस की सूता नदी, कलिकता एंड गोविंदपुर की, वो एक्वायर कर ली जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1698 में। ये जो विलेजेस हैं वो सिटी में मतलब सिटी में डेवलप हो जाते हैं कलकत्ता की। और जो फैक्ट्री हैं जस्ट लाइक जो कि सूता नदी में थे उनको फोर्टिफाइड कर दिया जाता है 1696 में। न्यू फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो उसको नेम क्या होता है फोर्ट विलियम 1700 में। 1694 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो पास करती है एक रिजोल्यूशन और इक्वल राइट देती है जितने भी इंग्लिश मैन है ट्रेड करने का ईस्ट में एक न्यू राइवल कंपनी जो है जिसको इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से फॉर्म होते हैं 1698 में। जो फाइनल अमेलगमेशन है कंपनी का वो आता है 1608 में। किस टाइटल में, जो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से। और ये जो थे कंपनी कंटिन्यूड रहती है एग्जिस्टेंस में 1858 तक। ओके। फिर फ्रेंच अगर आप देखेंगे तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फॉर्म होती है कोलवर्ट के द्वारा अंडर स्टेट पेट्रोनेज इन 1664। और जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री थी वो इस्टेब्लिश होती है सूरत में फ्रांकोइस कैरोन के द्वारा 1668 में। जो फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में वो सेटअप होती है 1669 में। जो फ्रेंच पावर जो इंडिया में वो रिवाइव होती है अंडर लेन्योर एंड डुमास, दोनों इन गवर्नर्स के अंडर में 1720 से 1742 के बीच में। यानी कि 1720 में लेनियोट और 1742 में दुमाउस, और ये ऑक्यूपाइड कर लेते हैं माहे को, मालाबार, यनम जो कि कहाँ पर है कोरोमंडल में, और जो कराईकल तमिलनाडु में 1739 में। अराइवल होता है ड्यूप्लेक्स का एज अ फ्रेंच गवर्नर भारत में 1742 में। और ये बिगनिंग होती है एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट की, कार्नेटिक वॉर्स की, जो कि रिजल्ट होती है बाद में डिफीट हो जाती है, फाइनल डिफीट हो जाती है भारत के अंदर, मतलब डिफीट हो जाती है इनकी भारत के अंदर में। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर जो कि 1746 से 1748 तक होती है। जो फ्रेंच जो बिसाइड मतलब बिसाइड मद्रास एट सेंट थोम बैटल द नवाब ऑफ कार्नेटिक आर्मी वॉज डिफीटेड बाय फ्रेंच अंडर ड्यूप्लेक्स। ओके, मतलब ये जो है ये हार जाते हैं ड्यूप्लेक्स के अंडर में, यानी कि कुल मिला के जो फ्रेंच हैं वो हार जाते हैं। ठीक। जो ये फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर होती है यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी, इसमें फ्रेंच नहीं हारते हैं, ये फ्रेंच जो है वो हरा देते हैं किसको, जो नवाब होते हैं कार्नेटिक आर्मी के, यानी कि नवाब जो होते हैं कार्नेटिक के उसकी आर्मी को ये हरा देते हैं। कौन, फ्रेंच। और उस समय पे लीड कौन कर रहा था फ्रेंच को, होता है ड्यूप्लेक्स। फिर होती है ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापले 1748 में, ये एंड कर देती है वॉर ऑफ सक्सेशन जो कि चल रहा होता है। और फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको ये और डिटेल में जानना है तो आप मेरे स्पेक्ट्रम जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करी है उसके अंदर में।
सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर जो कि 1749 से 1754 के बीच में होती है, जो डुप्लेक्स है वो अलाइन करते हैं मुजफ्फर जंग के साथ, जो कि हैदराबाद के थे, और जो चंदा साहिब जो थी वो कार्नेटिक आरकोट की थी। और इनिशियल में इनिशियल रिवर्सेस जो रॉबर्ट क्लाइव है वो इमर्ज, मतलब उनकी विक्ट्री हो जाती है, और वो जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी बाय गोडेहू, यानी कि न्यू फ्रेंच गवर्नर थे जो कि डुप्लेक्स की जगह पाए थे। सो 1754 में एंड हो जाता है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर का। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1758 से 1763 में फ्रेंच काउंट दे लैली कैप्चर करते हैं फोर्ट सेंट डेविड को, और फ्रेंच जो है डिफीट हो जाते हैं वेंडिवॉर्स में 1760 में। एक डिसिसिव डिफीट थी फ्रेंच की, और जो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी 1763 में वो एंड हो जाती है, मतलब एंड कर देती है थर्ड एंड फाइनल एंग्लो फ्रेंच वॉर भारत के अंदर में। और पौंडीचेरी जो थी कि वो रिटर्न हो जाती है फ्रेंच को इस ट्रीटी के थ्रू। ओके। मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है यहाँ से एक्सपेंशन ब्रिटिश पावर का, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बंगाल, मैसूर, पंजाब एंड एक्सेट्रा। बंगाल अगर देखेंगे तो मुर्शिद कुली खान के अंडर में रहता है 1717 से 1727 के बीच में। 1717 में मुर्शिद कुली खान जो है वो अपॉइंट होते हैं एज अ बंगाल सूबेदार, किसके द्वारा, मुगल एम्पर फारूक शियार के द्वारा, और उनको ग्रांट कर दी जाती है गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा फर्रुख शार के द्वारा 1719 में, और ये ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कैपिटल होती है बंगाल की, ढाका से मुर्शिदाबाद। सुजाउद्दीन आते हैं 1727 से 1739 तक, ये सन इन लॉ होते हैं मुर्शिद कुली खान के, ये ग्रांट करते हैं गवर्नरशिप बिहार की, मतलब इनको मिलती है गवर्नरशिप बिहार के मुगल एम्पर के थ्रू, जो कि मोहम्मद शाह थे, जिनको रंगीला के नाम से जाना जाता है 1733 में। फिर आते हैं सरफराज खान जो कि 1739 से 1740 तक रहते हैं, ये बेटे होते हैं सुजाउद्दीन के, और इनको मार दिया जाता है अली वर्दी खान के द्वारा, जो कि डेप्यूटी गवर्नर होते हैं बिहार के 1740 में। इसके बाद आते हैं अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक, ये लीगलाइज कर देते हैं अपना असरपरेशन, यानी कि ओब्वियसली बात है गद्दी पे बैठ जाते हैं, वो रिसीव करते हैं फरमान किससे, मुगल एम्पर मोहम्मद शाह रंगीला से, उनको 2 करोड़ रुपए देके। और ये प्रिवेंट करते हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच को फोर्टिफाई करने से फैक्ट्रीज को कलकत्ता और चंद्रनगौर में, यानी कि इंग्लिश की कलकत्ता और फ्रेंच की चंद्रनगौर। फिर सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक, अलावर्दी खान जो है वो सक्सीड करे जाते हैं अपने ग्रैंडसन सिराजुद्दौला के, मतलब सिराजुद्दौला के जो होते हैं ये ठीक ग्रैंडसन हैं, ये कौन, मतलब ये जो अलीवर्दी खान हैं उनके ग्रैंडसन कौन है, सिराजुद्दौला। फिर ये गद्दी पे बैठते हैं। सिराजुद्दौला जो कि वो सीज करते हैं इंग्लिश फैक्ट्री को कासिम बाज़ार में। 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम जो है वो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव है वो रिकवर कर लेते हैं कलकत्ता को। 2 जून 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है जो कि साइन होती है, जहाँ पे सिराज जो है वो कंसीड करते हैं जितनी भी सारी डिमांड है प्रैक्टिकली, और ब्रिटिश वो फिर कैप्चर कर लेते हैं चंद्रनगर को, और जो फ्रेंच सेटलमेंट हो जाता है मार्च 1757 में। मतलब कुल मिला के ब्रिटिश जो है, जो कि चंद्रनगर जो कि फ्रेंच का सेटलमेंट था, उसको वो कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर, जहाँ पे ये फ्रेंच रह रहे थे, कहाँ, चंद्रनगर में, उसको कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। बैटल ऑफ प्लासी होती है जो कि 23 जून 1757 में होती है, और यहाँ पे नवाब की डिफीट हो जाती है, और यही एक मेन वो बन जाता है गढ़, यहीं से ये स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश का भारत में। कुछ फॉलोइंग बिट्रेड नवाब, जैसे मीर जाफ़र, मीर बख्शी, मनिक चंद ऑफिसर इंचार्ज होते थे कलकत्ता के, अमीचंद रिच सिख मर्चेंट थे, जगत सेठ बिगेस्ट बैंकर थे बंगाल के, खादिम खान कमांडर थे एक लार्ज नंबर ऑफ नवाब ट्रूप्स की। मीर जाफर 1757 से 1760 तक रहे, जो कंपनी थी वो ग्रांट कर देती है अनडिस्प्यूटेड राइट फ्री ट्रेड का, ठीक। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में उनको एक तरीके से मिल जाता है, और ये रिसीव करते हैं जमींदारी 24 परगनास की। मीर जाफर जो है कि मतलब अगर देखेंगे तो इनके बाद कौन आ जाते हैं गद्दी पे, मीर कासिम आ जाते हैं। इनके जो सन इन लॉ थे मीर कासिम 1760 से 64 तक रहते हैं। मीर कासिम बुर्दवान को कब्जाते हैं, मिदनापुर, चिटागोंग को, और अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं मुर्शिदाबाद से मुंगेर को। मीर कासिम जो कि वो रिवोल्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि वो मिसयूज़ करते हैं दस्तक का, ठीक। और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो भी होते हैं उन लोगों से, हावर, लेकिन ये डिफीट कर दिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इनको अवध जाना पड़ता है, जहाँ पे ये कॉन्फेडरेसी बनाते हैं अवध के रूलर सुजाउद्दौला के साथ एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ। और फिर बैटल ऑफ बक्सर करते हैं 1764 में, जहाँ पे मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकंड वो डिफीट कर दिए जाते हैं मुनरो के द्वारा।
मीर जाफ़र फिर से दोबारा गद्दी पे बैठाए जाते हैं, और सक्सेसर जो होते हैं मीर कासिम के, वो कौन है? मीर जाफ़र, जो कि 1764 से 65 तक रहे। नजीमुद्दौला 1765 से 66, सफ़ीउद्दौला 1766 से 77, मुबारकुद्दौला 1770 से 72 तक। मीर जाफ़र की डेथ के बाद जो उनके बेटे थे नजामुद्दौला, वो आते हैं गद्दी पे और वो साइन करते हैं ट्रीटी 20 फरवरी 1765 में, जहाँ पे क्या होता है, जो नवाब थे वो डिसबैंड कर दिए जाते हैं, मतलब उनकी जो आर्मी जो थी वो पूरी डिसबैंड हो जाती है अधिकतर, और एडमिनिस्टर करते हैं बंगाल को एक डिप्यूटी सूबेदार के थ्रू करते हैं बेसिकली, जो कि नॉमिनेट करे जाते हैं कंपनी के थ्रू। ठीक, बंगाल को एडमिनिस्टर करवाया जाता है इनके द्वारा, जो नॉमिनेटेड डेप्यूटी सूबेदार हैं। क्लाइव जो कंक्लूड करते हैं दो ट्रीटीज, एक होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि सालाम सेकंड के साथ होती है 12 अगस्त 1765 में, और शुजा-उद-दौला के साथ होती है 16 अगस्त 1765 में ट्रीटी। ड्यूअल गवर्नमेंट चलती है बंगाल के अंदर 1765 से 72 के बीच में। ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल की स्टार्ट होती है 1765 में। ये जो कंपनी है उसके पास दीवानी एंड निजामत राइट दोनों आ जाते हैं निजामुद्दौला से, जो नवाब थे बंगाल के, लेकिन जो कंपनी है वो टेक ओवर नहीं करती है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे और मतलब और रेवेन्यू कलेक्शन पे वॉरेन हेस्टिंग एंड कर देते हैं ये ड्यूअल सिस्टम को आके गवर्नमेंट का 1772 में। आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में जाननी हो, स्पेक्ट्रम वाली प्लेलिस्ट में जाके आप इनको डिटेल में भी पढ़ लेना। मैसूर यानी कि हैदर अली 1761 से 82 के बीच में रहते हैं। हैदर अली अपना बिगिन करते हैं कैरियर एज अ सोल्जर मैसूर स्टेट की सर्विस में, बाद में वो बन जाते हैं फौजदार डिंडीगुल के, और इस्टेब्लिश करते हैं मॉडर्न आर्सेनल डिंडीगुल में। फ्रेंच की हेल्प से 1761 में ये ओवरथ्रो कर देते हैं नंजाराजार को, जो कि पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे वुडियार किंग कृष्ण राज फर्स्ट के, और गद्दी पे बैठ जाते हैं और कंटिन्यू एंड स्पर्ड पावर और थ्रू कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज कर, और वो फिर कृष्णराज फर्स्ट को ही लॉफुल रूलर मानते हैं नंगराज को हटा के। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1766 से 1769 के बीच में। हैदर अली ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है 1769 में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से 84 के बीच में, वॉरेन हेस्टिंग अटैक कर देते हैं फ्रेंच पोर्ट जो कि माहे हैं, और जो हैदर अली की टेरिटरी में था। हैदर अली एक जॉइंट फ्रंट लड़ते हैं किसके साथ, मिलके मतलब निज़ाम एंड मराठा के, एंड कैप्चर करते हैं आरकोट, यानी कि जो कि कैपिटल थी कर्नाटक स्टेट की। 1781 में हैदर अली डिफीट हो जाते हैं पोर्ट नोवा पे आयरकुट के द्वारा, और उनकी डेथ हो जाती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। टीपू सुल्तान आते हैं 1782 से 1799 तक। हैदर अली के बाद ये इनके बेटे हैं टीपू सुल्तान 1782 में आते हैं। ये कंटिन्यू रखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को 1784 तक, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आती है 1784 में, जो कि साइन करी जाती है टीपू सुल्तान के द्वारा, जो कि जिसकी वजह से एंड होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। फिर होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 के बीच में। जो मराठा निज़ाम है वह हेल्प करते हैं ब्रिटिश की, और जो कॉर्नवालिस है वो कैप्चर कर लेता है बेंगलोर को। फिर बाद में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होती है, टीपू सुल्तान की आधी टेरिटरी चली जाती है। फिर होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि अटैक करते हैं, टीपू सुल्तान मर जाते हैं। जो थे वो ओनली इंडियन रूलर थे, जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की और एक मिलिट्री स्ट्रेंथ की फाउंडेशन की। टीपू जो इस्टेब्लिश करते हैं एम्बेसीज फ्रांस में, तुर्की में, ईरान में, पेगू में, डेवलप करने के लिए फॉरेन ट्रेड। टीपू प्लांट करते हैं ट्री ऑफ लिबर्टी अपनी कैपिटल सेरिंगपट्टनम में, और बन जाते हैं एक मेंबर जैकोबियन क्लब के। फिर पंजाब में जो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10th और लास्ट गुरु हैं सिख के, और वो ट्रांसफॉर्म करते हैं रिलीजियस सेक्ट को मिलिट्री ब्रदरहुड में। और इसी कन्फ्यूजन में और जो डिसऑर्डर में जो इन्वेजन होते हैं नादिर शाह के, अहमद साहब अब्दाली करता है, मतलब एक तरीके से इन्वेजन वगैरह, जो सिख है उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और वो स्ट्रॉन्ग पावर बन जाते हैं। महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839 तक के बीच में रहते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर होते हैं इस समय के, और ये फाउंडर होते हैं सिख रूल के पंजाब में। इनका जो जन्म होता है 1780 में होता है गुजरनवाला में। ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं लाहौर को 1799 में, और उसको अपनी कैपिटल बनाते हैं। ये कॉन्कर करते हैं अमृतसर को 1802 में, ऑक्यूपाई करते हैं लुधियाना को, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़के, और अनेक्स करते हैं कांगड़ा को, अटोक को, मुल्तान को, कश्मीर को, हजारा को, बन्नू, देरा, जट, पेशावर को। डेथ हो जाती है इनकी 1839 में।
रंजीत सिंह के सक्सेसर कौन थे? खड़क सिंह 1839 से 40 के बीच में, नौनिहाल सिंह 1840, सेठ सिंह 1841 से 1843 के बीच में, दिलीप सिंह 1843 से 1849 के बीच में। जो सिख पावर थी वो ब्रोक आउट हो जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसी रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 से 1846 के बीच में। जो सिख हैं वो डिफीट हो जाते हैं चारों बैटल में, जो कि मुडकी, फिरोज शाह, अलीवाल, सोबरन, सारी जगह पे ये हार जाते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है 1846 में, एंड हो जाता है वॉर का, और सन हेनरी लॉरेंस जो कि फर्स्ट रेसिडेंट बनते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849 के बीच में डलहौजी जो थे वो नेक्स्ट कर लेते हैं पंजाब को। सर जॉन लॉरेंस जो कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर हो जाते हैं फिर पंजाब के। किंगडम, उनके ईयर, फाउंडर और अनेक्सेशन। नवाब ऑफ बंगाल 1730 में, मुर्शिद कुली खान फाउंडर थे। अनेक्सेशन कैसा हुआ? 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू। मराठा कॉन्फेडरेसी 1720 में, फाउंडेशन बाजीराव फर्स्ट 1801 में सब्सिडरी अलाइंस में चली गई वो। कार्नेटिक वाला एरिया, नवाब ऑफ कार्नेटिक आरकोट 1720 में, सदतुद्दौला खान फाउंडर थे। 1801 में सब्सिडरी अलाइंस हो गया उसका भी। अवध का 1722 में फाउंडर थे मीर मोहम्मद अमीन सादत खान, बुरहानुल मुल्क, और अनेक्सेशन हो गया था इसका सब्सिडरी अलाइंस 1801 में। 1856 में डलहौजी के द्वारा हो गया था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1724 में, मीर कमरुद्दीन चिनक्लिच खां निज़ामुल मुल्क के द्वारा फाउंडर था ये इसका। 1798 में सब्सिडरी लाइंस में चली गई ये भी। मैसूर 1761 में, फाउंडर हैदर अली, सब्सिडरी लाइंस में चली गई 1799 में। पंजाब 1792 में, रंजीत सिंह फाउंडर। 1849 में डलहौजी ने कब्जा लिया था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था किसका? जो ब्रिटिश रूल था उसका। जो 3 स्टेजेस हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की। फर्स्ट फेज जिसको मर्केंटाइल फेज के नाम से जानते हैं, 1757 से 1813 के बीच में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यूज़ करती अपनी पॉलिटिकल पावर को मोनोपोलाइज करने के लिए ट्रेड को, और डिक्टेट करती है टर्म्स ट्रेडर को बंगाल के। इम्पोजिशन होता है इन्फ्लेटेड प्राइस का गुड्स का, जो कि लीड टू बकेनरिंग कैपिटलिज्म, जहाँ पे जो वेल्थ है वो फ्लो होती है बैरल से ब्रिटिशर ट्रेडर्स की गन, आउट ऑफ बैरल्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडर्स गन। ओके, रिवेन्यू जो बंगाल का वो यूज़ करा जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड वगैरह ये सारी चीज़ें। सेकेंड फेज में इंडस्ट्रियल फेज स्टार्ट हो जाता है। इंडिया को एक्सप्लॉइट करा जाता है एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, और 1813 का जो एक्ट है वो अलाउ कर देता है एक वन वे ट्रेड ब्रिटिशर्स के लिए, और इंडियन मार्केट जो है वो चीप प्रोडक्ट्स से फ्लडेड हो जाती है, तो यहाँ के जो प्रोडक्ट है बिक ही नहीं पाते, मशीन मेड इंपोर्ट होने लगते हैं। इंडियन ट्रेडर्स का जो है वो होम मार्केट जो है वो पूरी तरीके से फॉरनर्स कब्जा लेते हैं। इंडियंस जो है वो फोर्स करा जाता है कि वो एक्सपोर्ट करें अपना रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करें फिनिश्ड गुड्स को। हैवी इंपोर्ट ड्यूटी होती है इंडियन प्रोडक्ट पे जो कि इंग्लैंड जाते हैं, और उनका डिस्करेज करा जाता है वहाँ की मार्केट में। थर्ड फेज़ फाइनेंशियल फेज़ 1860 के बाद का। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो कंसोलिडेट करते हैं अपनी पोजीशन को भारत में और बनाते हैं इंडिया को एक मार्केट, मैन्युफैक्चरर्स एंड अ सप्लायर फूड स्टफ एंड रॉ मटेरियल के लिए। इंट्रोडक्शन होता है रेलवेज़ का 1853 में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ 1853 में, बैंकिंग सिस्टम आता है। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में आती है। हैवी ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट होती है भारत में। बर्डन होता है पब्लिक डेट इंक्रीज हो जाता है पब्लिक डेट का जो है। इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आती है टाटा आयरन एंड स्टील जैसे 1907 में आई। ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी जो कि वो अपनी बुक में लिखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में। आर.सी. दत्त अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 1901 में ब्लेम करते हैं ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को, किस तरीके से उन्होंने भारत की इकोनॉमी को ख़राब करा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो कि रेफ़र करता है एक पोर्शन नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का जो कि अवेलेबल नहीं है कंजम्पशन के लिए पीपल के। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है ड्रेन के, वो हैं क्या क्या करा एक तरीके से इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, एक तरीके से यहाँ का सामान ले जाके अपने वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे कैसे क्या चीज़ें करी। एक्सटोर्शन करा गया कंपनी सर्वेंट के द्वारा जो कि फॉर्च्यून फ्रॉम रूलर, जमींदार, मर्चेंट, कॉमन मैन, और फिर उनको एंड सेंडिंग देम होम, मतलब पूरी तरीके से एक्सटोर्शन करा गया इन सबका। उनको अपने घर भी भेज दिया गया कि भाई तुम मत करो हम कर लेंगे। परचेस करा गया गुड्स को रिवेन्यूज़ के मतलब बंगाल के रिवेन्यू से वही गुड परचेज कर रहे हैं और उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा ही पैसा हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्यूटी फ्री ट्रेड जो कि प्रोवाइडेड थे ब्रिटिश को एक कॉम्पिटिटिव एज देता था इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर,
और सब्सिडीज़ थी वो भी फाइनेंस करी जाती थी भारत के ही पैसे से। रेमिटेंस जो थे, सैलरीज जो थी और अदर इनकम जो थी कंपनी ऑफिशियल की, वो इंग्लैंड भेजी जाती थी। मतलब यहाँ का पैसा इंग्लैंड भेज रहे हैं। होम चार्जेस होते हैं और जो कॉस्ट थी सैलरीज की, पेंशन की, कंपनी ऑफिशियल्स की भारत में, वो पे करी जाती थी भारत के ही पैसे से। हैफ्टी इंटरेस्ट जो कि मतलब इंटरेस्ट रेट भी भारत के ही पैसे से पे करा जाता था ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को। मतलब सारा पैसा यहीं का अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो ग्रोथ थी इंडियन एंटरप्राइजेस की वगैरह, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाई, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ और फाइनेंस्ड कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हुआ। ब्रिटेन में इंडिया जो है वो एक जोन बन गया था फ्री ट्रेड का, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कंपटीशन करने की। प्लांटेशन, माइंस, जूट मिल्स, बैंकिंग, शिपिंग, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें थी इनको एज अ सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग कैपिटलिस्ट फर्म मैनेज कर मतलब करी जाती थी, किसके द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा। और मतलब कुल मिला के यहाँ का सामान अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और सारा पैसा लूट खसोट रहे हैं। लैंड रिवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, इस्तामारी सत्याही बंदोबस्त इंट्रोड्यूस होते हैं बंगाल में, बिहार, उड़ीसा में, और डिस्ट्रिक्ट जो है बनारस, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट मद्रास के लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। जॉन सोर जो कि प्लांट करते हैं इस परमानेंट सेटलमेंट का, डिक्लेयर करता है कि जो ज़मींदार हैं वो ओनर रहेंगे लैंड के और उनके पास 1/11 जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है वो अपने पास रखेंगे और बाकी जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए फ़िक्स कर दिए गए शेयर 10/11 जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होगा उसका। और जो ज़मींदार थे उनका फिक्स था रेंट और एश्योर्ड करा गया ओनरशिप। और जो काफ़ी ज़मींदार थे वो इस मतलब रहे टाउन में एंड एक्सप्लॉइट करा टेनेंट्स को। रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ बॉम्बे में, मद्रास में। मुनरो जो थे वो वाइसरॉय थे। चार्ल्स रीड जो थे उन्होंने इस चीज़ को रिकमेंड करा था, रैयतवारी सिस्टम को। और इसके अंदर में जो एक डायरेक्ट सेटलमेंट था वो बनाया गया। गवर्नमेंट एंड रैयत जो कि कल्टीवेटर होते थे उसके बीच में जो रेवेन्यू जो था फिक्स करा गया, ठीक। मतलब 30 साल से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता था, बट 30 साल तक के लिए करा गया। उनकी क्वालिटी पे, सोइल की और नेचर जो होती थी क्रॉप की कैसी हो रही है, और जो एक साइंटिफिक मतलब चीज़ें देख के एनालिसिस करके, ठीक। साइंटिफिक थ्योरी थी ये रिकार्डो की, ऐसा बोला जाता है, ठीक। उसके ऊपर बेस था ये कि कैसे कैसे कितना रेवेन्यू रखना, कैसे नहीं, कितनी फसल हो रही है कितनी नहीं। ये जो पोजीशन थी कल्टीवेटर की वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गई थी, बट ये जो सिस्टम था वो रिजिड था रिवेन्यू कलेक्शन को लेकर। उनको ज़बरदस्ती फोर्स करा जाता था मनी लेंडर्स को कि इनसे ज़्यादा पैसा लो, तो ऑब्वियसली बात है फिर वो फार्मर पे लगाएंगे लगाम। और जो गवर्नमेंट थी वो खुद अपने आप में एक बिग ज़मींदार बन गई थी, ओके। और वो अपना ही रेवेन्यू कमाई जा रही थी तगड़े तरीके से। महलवारी सिस्टम जो कि मॉडिफाइड वर्जन था ज़मींदारी सेटलमेंट का, जो कि इंट्रोड्यूस होता है गंगेस वैली में। NWFP पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब में रेवेन्यू सेटलमेंट जो कि बनाया जाता है विलेज और एस्टेट के द्वारा लैंड लॉर्ड्स के साथ। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक सेटलमेंट बनता है विलेज कम्युनिटीज़ के साथ, जो कि मेंटेन करा जाता है। एक कॉमन ओनरशिप होती है जैसे भाईचारे वाली चीज़। रेवेन्यू जो कि पीरियडिकली रिवाइज होता है। कॉलोनियल इम्पैक्ट क्या होता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम का? कॉलोनियल इम्पैक्ट, ये जो लैंड सेटलमेंट था वो इंट्रोड्यूस होता है मार्केट इकोनॉमी में और ये दूर करता है कस्टमरी राइट को। जो कैश पेमेंट होता है रेवेन्यू का वो इनक्रेज करा जाता है। मनी लेंडिंग एक्टिविटी शार्प करता है सोशल डिफ्रेंसिएशन को। रिच के पास एक्सेस होता है कोर्ट वगैरह का अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का। फोर्सेबली ग्रो कराई जाती है कॉमर्शियल क्रॉप। और पिजेंट्स को बोला जाता है कि भाई वो बाय करें फूड ग्रेन्स को हाई प्राइसेस पे और सेल करें क्रॉप्स को, कैश क्रॉप्स को लो प्राइसेस पे। और जो स्टेबिलिटी थी इंडियन विलेजेस की वो काफ़ी तरीके से चरमरा जाती है, ओके। तो चलिए अब बाकी आगे जो पीजेंट मूवमेंट है ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।